नमस्कार दोस्तों, अपग्रेड योर स्किल यूट्यूब चैनल में मैं आशीष कुमार आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुत चर्चित विषय कृषि बिल, जो कि आ सकता है प्रश्न पत्र 2 से, और इसका आने का बहुत चांस है दोस्तों। तो इसे अच्छे से रीड करेंगे, कौन कौन से बिल है और उनका विरोध क्यों हो रहा है और उससे लाभ क्या है और उससे हानि क्या है, ये सभी की चर्चा हम अच्छे से करेंगे। तो बिना लेट के क्लास स्टार्ट करते हैं। भारतीय संसद ने 3 कृषि अधिनियमों को पारित किया। पहला है किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य, जिसे संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020 कहा गया है। दूसरा है मूल्य आश्वासन कृषि सेवा अधिनियम 2020 और तीसरा है दोस्तों आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। ठीक है, तो ये है वो 3 बिल और ये 2 और 3 में ज्यादा विवाद है। का किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता 17 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर वाले विवादास्पद बिलों को विपक्षी पार्टी के नेताओं और किसान समूहों द्वारा एक ही हंगामे के बीच पारित कर दिया गया। ये उसकी कुछ क्लिप है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उन तीनों बिलों को बारी बारी से, उनके क्या लाभ है और क्या हानि है। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू अपने तरफ से हम कुछ नहीं लगाएंगे, जो हमें वहाँ आंसर शीट में लिखना है उस हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, तो पहला बिल था दोस्तों कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य, जिसे संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020 कहा गया है। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य किसानों को अपने उत्पाद अधिसूचित कृषि उपज विपणन समिति यानी तय मंडियों से बाहर बेचने की छूट देता है। ठीक है, जो ये पहला बिल है वह किसानों को मंडियों से बाहर या राज्य से बाहर अपने उत्पाद को बेचने का छूट देता है। इसका लक्ष्य किसानों को उसकी उपज के लिए प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक व्यापार माध्यमों से लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना है। इस कानून के तहत किसानों से उनकी उपज की बिक्री पर कोई उपकर या शुल्क नहीं लिया जाएगा। क्योंकि ये पहला बिल है जो बहुत अच्छा है। ये जरूरी नहीं किसान मंडियों में ही बेचे, अपना उत्पाद है वह कहीं भी बेच सकता है और इसके लिए उससे कोई भी उपकर या शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो उस हिसाब से ये जो पहला बिल है वो तो बहुत अच्छा कह सकते हैं क्या, अच्छा बिल है। ठीक है, अब इसका लाभ और इसका विरोध क्यों हो रहा है वो जानते हैं। तो पहले इसका लाभ जान लेते हैं। यह किसानों के लिए नए विकल्प उपलब्ध कराएगा, उनकी उपज बेचने पर आने वाले लागत को कम करेगा, उन्हें बेहतर मूल्य दिलाने में मदद करेगा। इनसे जहां ज्यादा उत्पादन हुआ है वहां के किसान जहां उत्पादन कम हुआ है वहां अपने उत्पाद को अच्छे कीमत में बेच सकेंगे और बेहतर दाम प्राप्त कर सकेंगे। अब जान लेते हैं इनका विरोध क्यों हो रहा है। यदि किसान अपनी उपज को पंजीकृत कृषि मंडी के बाहर बेचते हैं तो ऐसे में राज्यों को राजस्व का नुकसान हो जाएगा, जो कि उनको प्राप्त होता है वहां के मंडियों से। ठीक है, इसलिए इसका विरोध भी किया जा रहा है। और यदि किसान अपना उत्पादन बाहर बेचेंगे तो कमीशन एजेंट इससे बेहाल होंगे। ठीक है, ये रहा वो किसान जो अपना उत्पाद बाहर बेचने के लिए जा रहा है अपने ट्रैक्टर में लोड करके। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे बिल की। तो दूसरा बिल है दोस्तों मूल्य आश्वासन कृषि सेवाओं पर किसान, जिसे सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020 नाम दिया गया है। इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रस्तावित कानून के तहत किसानों को उनसे होने वाले कृषि उत्पादों को पहले से तय दाम पर बेचने के लिए कृषि व्यवसायी, फर्मों, प्रोसेसर, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों या बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ अनुबंध करने का अधिकार मिलेगा। ठीक है, जो दूसरा बिल है इसमें यह कहा गया है किसान अपने उत्पाद का जो बड़े व्यापारी हैं, खुदरा व्यापारी हैं, थोक विक्रेता है या निर्यातक है, उनके साथ अनुबंध करके अपने उत्पाद को बेच सकेंगे अच्छे दामों पे। ठीक है, मतलब जो पहले से तय दाम है, मतलब ये बिल ऐसा है दोस्तों कि खड़े मतलब खेत में खड़े
फसल को ही पहले से ही बेच सकते हैं किसान, और यदि सौदा होने के बाद यदि फसल का नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार वो जो व्यापारी रहेगा, जो खरीदे रहेगा किसान से, उनको हानि होगा, न कि किसानों को। ऐसा कहना है इस दूसरे बिल का। तो इसका लाभ और हानि दोनों देख लेते हैं। पहले चर्चा करते हैं लाभ की। इससे किसान का अपनी फसल को लेकर जो जोखिम रहता है वह उससे उस खरीदार की तरफ जाएगा जिसके साथ उसने अनुबंध किया है। अभी ऊपर बताया, उन्हें आधुनिक तकनीकें और बेहतर इनपुट तक पहुंच देने के अलावा यह विपणन लागत को कम करके किसान की आय को बढ़ावा देता है। ठीक है, अब इसका विरोध क्यों हो रहा है वो जान लेते हैं। किसान संगठनों और विपक्षी दलों का कहना है कि इस कानून को भारतीय खाद्य व कृषि व्यवसाय पर हावी होने की इच्छा रखने वाले बड़े उद्योगपतियों के अनुरूप बनाया गया है। यह किसानों की मोल तोल करने की शक्ति को कमजोर करेगा। ठीक है, एक बार सौदा हो गया मतलब हो गया। यदि वह शुरू में ही कम में लिए है, फसल ज्यादा हो गई तो किसान कुछ नहीं कर सकता, ये भी है। जहां प्रॉफिट है वहां नुकसान भी है। ठीक है, तो ये थी दूसरा बिल। और यदि पहले से तय हो गया तो किसानों को आधुनिक उपकरण का उपयोग मिलेगा, जैसे कि ये किसान, छोटा किसान ट्रैक्टर से अपना कृषि करते हुए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तीसरे बिल की, जो कि है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। ठीक है, जो 1955 से चलती आ रही थी सीमित स्टोरेज करने की। अब इस बिल के जरिए आप कितना भी स्टोरेज कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं किया जाएगा। आप जब चाहे तब आलू प्याज जैसे दैनिक घरेलू सामानों का रेट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से तीसरा बिल मुझे बहुत खराब लगा दोस्तों। चलिए देखते हैं। प्रस्तावित कानून आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दाल, तिलहन, प्याज और आलू जैसे कृषि उपज को युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि व प्राकृतिक आपदा जैसी असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर सामान्य परिस्थितियों से हटाने का प्रस्ताव है तथा इस तरह की वस्तुओं पर लागू भंडार की सीमा भी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अभी तक भंडारण की जो सीमा है, इस बिल के आने से जो बड़े व्यापारी हैं वो कितना भी भंडारण कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका लाभ और हानि जान लेते हैं। लाभ, पहले लाभ, इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में निजी निवेश एफडीआई को आकर्षित करने के साथ साथ मूल्य स्थिरता लाना है। ठीक है, और इसका विरोध क्यों हो रहा है? इससे बड़ी कंपनियों को इन कृषि भंडारण की छूट मिल जाएगी, जिससे वे किसानों पर अपनी मर्जी थोप सकेंगे। बिल्कुल सही है दोस्तों। यदि एक बार अच्छे से कोई व्यापारी स्टोरेज कर लेता है, उसके बाद फिर कोई किसान लाता है और वो बोलेगा पहले तो हम इतने में बेचे थे, तो वो तो भाई अब उसके पास है सामान तो ऐठेगा ही हमारे पास है, तो फिर अपने मर्जी चलाएगा, ना कि किसानों का। इतने में देना है तो दो, वरना तो आप जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा होगा। ये तीसरा जो बिल है मुझे पर्सनली ठीक नहीं लगा। आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं कृषि संबंधित विषय की संवैधानिक स्थिति। संविधान में कृषि को राज्य सूची का विषय कहा गया है। ठीक है, संविधान में कृषि को राज्य का विषय संदर्भित किया गया है। जो कृषि है वह राज्य सूची का विषय है। कृषि व उससे संबंधित विषय को राज्य सूची की प्रविष्टि नंबर 24 में सूचीबद्ध किया गया है। वनडे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, कृषि व उससे संबंधित विषय को राज्य सूची की प्रविष्टि नंबर 14 में संदर्भित किया गया है। बात करते हैं राज्य सूची की प्रविष्टि नंबर 26 की। ठीक है, राज्य सूची की प्रविष्टि नंबर 26, तो ये कहता है राज्य के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य को संदर्भित करता है। ठीक है, प्रविष्टि नंबर 26 राज्य के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य को संदर्भित करता है। यदि राज्य सूची की प्रविष्टि 27 की बात करें तो इसमें माल का उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को संदर्भित किया गया है। वहीं प्रविष्टि नंबर 28 की बात करें, राज्य सूची की प्रविष्टि नंबर 28, तो बाजार और मंडियों को संदर्भित करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राज्य सूची की प्रविष्टियां हैं, तो जो 26 है एक बार और बता देता हूँ। जो राज्य सूची की प्रविष्टि नंबर 26 है वो राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य को संदर्भित करता है। प्रविष्टि नंबर 27 माल के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण को संदर्भित करता है। और प्रविष्टि नंबर 28 है
वह बाजार और मंडियों को संदर्भित करता है। यदि राज्य सूची की प्रविष्टि 14 की बात की जाए तो उसमें कृषि से संबंधित विषय को शामिल किया गया है। केंद्र के पास कृषि से संबंधित कानूनी बनाने का अधिकार। ठीक है, केंद्र के पास कृषि से संबंधित कानून बनाने का आधार। तो केंद्र सरकार ने समवर्ती सूची, ठीक है, केंद्र सरकार ने समवर्ती सूची की प्रविष्टि नंबर 33 के आधार पर कृषि से संबंधित विषय पर कानून बनाया था। ठीक है, यदि बात कृषि तो राज्य का विषय है, अब केंद्र कैसे कानून बनाया, ऐसा भी प्रश्न उठता है। तो केंद्र समवर्ती सूची की प्रविष्टि नंबर 33 के आधार पर कृषि से संबंधित कानून बना सकता है, ये आप याद रखेंगे। राज्य सूची की प्रविष्टि 26 और 27 को समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 के प्रावधानों के अधीन ही सूचीबद्ध किया गया है। यदि हम बात करें राज्य सूची की प्रविष्टि 26 और 27 है, उसे समवर्ती सूची 33 के अनुसार ही सूचीबद्ध किया गया है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। समवर्ती सूची प्रविष्टि 33, ठीक है, जहां एक ओर कृषि विषयों पर राज्यों की शक्ति को सीमित करती है, वहीं दूसरी ओर केंद्र को यह अधिकार देते हुए शक्तिमय बनाती है कि वह कृषि उत्पादन, कृषि व्यापार, खाद्यान्न वितरण और कृषि उत्पादन संबंधी मामलों पर विधि बना सकती है। ठीक है, जो समवर्ती की प्रविष्टि नंबर 33 है वह कृषि से संबंधित विषय पर राज्य को कानून बनाने का जो अधिकार है उसे कम करती है, और वहीं दूसरी ओर केंद्र को कृषि से संबंधित प्रावधान बनाने का अधिकार में शक्तिमय बनाती है। ठीक है, तो ये है प्रविष्टि नंबर 33 समवर्ती सूची का। आगे बढ़ते हैं। अब निष्कर्ष, इतना लिखने के बाद एक छोटा सा निष्कर्ष भी लिख देते हैं दोस्तों। तो वर्तमान में देश के, ठीक है, वर्तमान में देश में किसानों की बड़ी आबादी के पास छोटी जोत है और उसके पास आधुनिक उपकरणों का अभाव है। ऐसे में सरकार को कृषि में वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग और नवीन उपकरणों हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, संविधान की सूची 2 जो कि है राज्य सूची, ठीक है, संविधान की सूची 2 जो कि है राज्य सूची, उसकी प्रविष्टि 14 के तहत, याद रखेंगे प्रविष्टियां बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी कृषि भी चर्चा का विषय है और इस वर्ष मतलब मेंस में इसका आने का 100% चांस है। संवैधानिक स्थिति से, चाहे जो वर्तमान परिदृश्य है उसके परिप्रेक्ष्य में, तो हम दोनों परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं। तो बात करें संविधान की सूची 2 जो कि राज्य सूची है, उसकी प्रविष्टि 14 के तहत कृषि को राज्य सूची के विषय के रूप में शामिल किया गया है, क्योंकि पहले भी बता चुका हूं। अतः केंद्र सरकार को निर्णय, ठीक है, अतः केंद्र सरकार का निर्णय राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप के साथ संविधान में निहित सहकारी संघवाद की भावना को चोट पहुंचा सकता है। अतः केंद्र को इस प्रकार के कानून निर्माण से पूर्व राज्यों के विश्वास को प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, ये तो रही छोटी सी निष्कर्ष। यकीन मानिए इतना आप लिख देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलने का पूरा चांस है। और आपको ये वीडियो यदि अच्छा लगे तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।